बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में खुसूसी तौर पर हमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ऐसा लगता है शायद कहीं पीछे रह गया है। पूरी कौम की नजरें सिर्फ एक ही अहम मामले के ऊपर है कि फौज की कमान कौन संभालेगा। क्या आने वाला नया आर्मी चीफ सबसे पहले सियासी नौयत के मामलात को निपटाएगा? ये अहम सवाल है जिसके ऊपर मुकम्मल डिबेट होगी, बात होगी आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बात होगी कि पाकिस्तान की मैशत इनफैक्ट किस हाल में है, आने वाले दिनों में आम आदमी की जिंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आमिर साहब, मालिक साहब, डेफिनेटली आप दोनों से ही, लेकिन स्टार्ट में आपसे। मैंने कल भी आपसे पूछा था, पूरी कौम हर रोज पूछती है और सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है, अगला आर्मी चीफ कौन होगा? तो मालिक साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं अब हम। वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारा मुल्क, ज़ाहिर है सारी सियासत हमारी आर्मी चीफ का एक तारीख रही हुई है और उसकी अपॉइंटमेंट के इर्द गिर्द सारी सियासत है, हर कोई डिस्कस कर रहा है। और जिनके पास ये जवाब होने चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का क्रूशल रोल है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था वो मालिक साहब के इंटरव्यू में थे, तो इसीलिए मालिक साहब था कि वो तो वहाँ तो इंटरव्यू कर रहे थे, तो ये थोड़े से फंसे हुए थे कि इनकी जो ड्यूटी ये थी कि उनसे सवाल करना। तो हमने कहा उस पर तबसरा इनका सुन चुके, तो मैं चाह रहा था इससे तबसरा उस पर सुने। दो तीन ऑब्जर्वेशन मालिक साहब मेरी थी आज की। एक तो ये है कि ख्वाजा साहब बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे और बहुत ज़्यादा ही केयरफुल थे। समझ आती है, बड़ी ये हसास नौकरी है उनकी भी और ये हसास अपॉइंटमेंट भी है। ज़रा से लफ्ज़ का हेर फेर से जो है ना यहाँ तूफ़ान खड़ा हो जाता है, तो वो बड़े। मगर यही ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो पता है उनकी ज़ुबान नहीं संभाली जाती। बड़ी बड़ी यादगार तकरीरें उनकी जो है टीवी पे, और हम 10-20 साल से, आप और मैं 30 साल से देख रहे हैं बल्कि। मगर आज वो, आपने कहा तो नहीं मगर मुझे फीलिंग हो रही थी ये, नॉट इन सो मैनी वर्ड्स, कि वो डिफेंस मिनिस्टर होता है, बड़ी लशपश होती है, प्रोटोकॉल होता है, गाड़ियाँ आगे पीछे। मैं एक्चुअली ये कह रहे थे कि मैं एक लग रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, कि डाकिया है। You didn't say it in so many words, but you almost smiled and you almost said it. मुझे लग रहा है। I think it was very candid. उन्होंने बड़ी honest answers दिए हैं, to be fair to the man. Let me phrase my question. जो है मुझे जो candid जो आप कह रहे हैं, candid अब ये उनका कहना more or less उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मुझसे ना ही पूछा है, ना ही पहले पूछा था, ना ही पूछेंगे। ज़ाहिर है, of course, नहीं honest इसलिए नहीं है कि ऑफ कोर्स जो फैसला कर रहा है मियां नवाज शरीफ ने करना है, लाइक टू कीप इट टू हिज चेस्ट टू द लास्ट मिनट प्रॉब्ली, विच इज़ अ गुड स्ट्रेटजी, इट मेक सेंस। मगर साथ में राना सनाउल्लाह मेरा ख्याल ज़्यादा कैंडिडली कह रहे हैं कि जनाब ऑफ कोर्स इतना बड़ा है, वो सारों से मशावरत तो करेंगे। मशावरत तो PDM के लोगों से भी होगी, आसिफ ज़रदारी साहब से भी होगी, मौलाना फजल रहमान से भी होगी, और बाकी टीम के मेंबर से भी होंगी, कैबिनेट से होगी, ख्वाजा आसिफ साहब से भी हुई है। ये ज़्यादा बेहतर, मेरा ख्याल ज़्यादा कैंडिड और ऑनेस्ट जवाब था कि वो ये कहें कि ऑफ कोर्स सबसे हो रही है। एक लास्टली मैं जो चाह रहा था उसमें कि मेरा ख्याल है ये बड़ी समझदारी की बात है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने किया था कि ये जिस तरह वो कह रहे थे कि 18 नवंबर के करीब ये भेजेंगे जी, अपने नाम भेजें, और उसके बाद लास्ट मिनट तक स्ट्रेच करके 25 नवंबर जो समझ आ रही है कि आखिरी मिनट तक पहले अगर वो नाम आ जाएं और मंगवा लिए जाएं, तो वो एक इंटेंस ज़ाहिर है लॉबिंग हो रही थी। और आज ये जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि पिछली दफ़ा हमें नहीं था होता कि जनरल राही के अलावा तमाम ही जो कैंडिडेट थे उन्होंने इनको अप्रोच किया था, तो ये भी एक तारीख रही हुई है। तो मेरा उससे बचने लिए लंबी बात होगी। मैं ये ऑब्जर्वेशन चाह रहा हूँ कि आप इस पर वहाँ कमेंट्री नहीं कर सके, यहाँ खुल के बोल सके, यहाँ पे फंसा लेते हैं। नहीं, एक जनरल साहब थे, उनका तो मैंने मैसेज खुद देखा था, दोनों भाइयों में से एक के नाम मैसेज था, और उस पर मैसेज में लिखा हुआ था कि 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया था उनको मिलने का। फिर उन्होंने मैसेज में था कि आई विल कम इन अ कार विद ब्लैक मिरर्स ग्लास, तो डोंट वरी। वो नहीं कह सकते थे, आप भी नहीं कह सकते थे, मगर मैं एवरीबडी न्यू कि आप जनरल अली कुली की बात कर रहे हैं। नो, ये वो नहीं है। अच्छा, तो आजकल वो बड़े एक्टिव हैं, बड़े मिलिटेंट हैं, बहुत ज्यादा, प्रेस क्लब के बाहर बड़ा कुछ करते हैं। तो वो आई वाज क्वाइट सरप्राइज। लेकिन एक और जनरल साहब है जो ऐसे बड़े दबंग हैं, वो भी उसमें इस फारशों में शामिल थे, विच वाज सरप्राइज फॉर मी। देखिए, बात यह है कि मैं उस दिन खान साहब की स्टेटमेंट सुन रहा, जब खान साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगेगा प्राइम मिनिस्टर पे, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई कि कैसे लग सकता है जब उनको भी नहीं पता कि किससे बनना है।
सो ये तो हमें प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता कि आर्मी चीफ अगला कौन है, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब को पता है और वो आखिरी मौके तक वो नहीं बताते। और ये जो मुशावरत है ना आमिर, आई थिंक ये मुशावरत कोई नहीं हो रही। एक रस्मन मैं आपको फ़ोन कर दूं, इनको मैं फ़ोन कर दूं कि आपका क्या ख्याल है, मुशावरत नहीं होती, वो टेम्परेचर लेना और चीज़ होती है। ये डिसीजन प्योरली एंड सोलली नवाज शरीफ साहब की है, उन्होंने लेनी है, बिकॉज PML के अंदर एक थिंकिंग बड़ी क्लियर है कि जितना मलबा इस गवर्नमेंट का है, नेगेटिव मलबा, वो PMLN उठा रही है। की पोस्ट उनके पास है सारी, फाइनेंस मिनिस्टर उनका है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, आप जितनी की मिनिस्ट्रीज हैं सारी PMLN के पास है। इट्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक PMLN गवर्नमेंट, कहने को PDM गवर्नमेंट है लेकिन ये PMLN गवर्नमेंट है। इसलिए ये फैसला उन्होंने प्योरली खुद करना है और इनको दो फिक्रें हैं, इसलिए दे आर वेरी केयरफुल, इंस्टीट्यूशन भी और ये भी बाय द बुक जाने की। एक तो इनको फिक्र ये है कि अगर कोई भी चलाकी चलूकी ना करें, कोई गेम ना करें कि इसको पहले हटा दो, इसको वाइस चीफ बना दो, इसको फलाना बना दो, और ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो इनकी बातें हुई हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। एक मसलन के उस वक्त आसिफ फाइज ईसा चीफ जस्टिस होंगे नेक्स्ट नवंबर में, इनको ये भी सोच है इन द बैक ऑफ माइंड ऑफ एवरीवन, सिर्फ सिविलियन जेनों पे नहीं, फौजी जेनों में भी ये सोच है कि अगर वो हुए, उनका एक व्यू पॉइंट है, उनका फैज़ाबाद केस में भी व्यू पॉइंट था और उनका वैसे फिर उसके खिलाफ जो रेफरेंस चला वो उसमें सिर्फ सिविलियंस को ब्लेम नहीं करते, वो सबको करते हैं। तो उनको ये भी फिक्र है कि अगर कोई भी लूप होल हुआ लीगल टेक्निकल तो उन्होंने चीफ जस्टिस खोल ना दें और फिर एक नया एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। सो दैट इज़ वाई दे आर बीइंग वेरी केयरफुल। 25 का इसीलिए बड़ा जो डेट है ये आउट ऑफ द एयर प्लक नहीं हुई। सबको पता है कि 27 को चेयरमैन जॉइंट स्टाफ भी रिटायर होंगे, 27 को ही आसिम मुनीर भी जनरल रिटायर होंगे, इसलिए इनके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो, और इसका प्रेसिडेंट है, ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ था कि जब आसिफ जंजुआ को आपको याद है, उनको और शमीम आलम को, उनको डेजिग्नेट किया था चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, इनको डेजिग्नेट किया था एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, क्योंकि जनरल हमीद गुल वाला इशू चल रहा था। बिकॉज मैं उस दिन पढ़ रहा था, असलम बेग साहब ने DO लिखा था जिसमें इनको, DO इज़ नॉट बाइंडिंग, ज़्यादा चीज़ वो आती है जब आपकी वो समरी चलती है मिलिट्री ब्रांच से और वो डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू आती है, तो उसमें बड़ा इशू बन गया था। तो उनको भी डेजिग्नेट कर दिया गया था, वो 4 स्टार हो गए, लेकिन उन्होंने रैंक्स अपने तब वो नवंबर में जाके बने। तो अगर हम दो बंदों के नाम ले लेते हैं ना, अगर जनरल आसिम मुनीर है फॉर एग्जांपल, जिनका टेक्निकल इशू आ रहा है, जिस तरह मीर का भी टेक्निकल इशू था। मेरी कुछ एक्स जैक ब्रांच के लोगों से बात हुई, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इशू, तो उन्होंने दो बातें समझाई। उन्होंने कहा जी एक चीज़ तो ये है, जैसे वो बात चली थी और मैंने अपने 10th को ये प्रोग्राम में भी कहा था कि एक ऑप्शन है कि आप वाइस चीफ बना दें, अगर फिर क्लियर हो जाएगा कि जी वही होंगे। वाइस चीफ का मतलब है कि अगर वाइस चीफ बनाते हैं और नहीं कोई और फैसला करते हैं, उनको वाइस चीफ बना देते हैं, रिटायरमेंट से चाहिए 1 दिन पहले भी बनाए, तो वो 4 स्टार जनरल हो जाते हैं। अगर वाइस चीफ अगर वो बनते हैं तो वो फिर एक 4 स्टार जनरल के साथ उनको वाइस चीफ का जो ऑफिस है जी वो आर्मी स्टाफ का, उनको 3 साल की टर्म मिल जाती है। तो फिर वो 29 को उनको अपॉइंट कर देंगे आर्मी चीफ, तो बाजवा साहब को 1 दिन पहले भी नहीं छोड़ना पड़ता, तो डेजिग्नेट हो सकते हैं। दूसरा ये, अगर ये 25 को फैसला कर देते हैं और ये उसी दिन नोटिफिकेशन हो जाता है, तो इवन देन ही कैन टेक ऑफिस ऑन 29th, अगर इन दो में से है, क्योंकि 27 के बाद सीनियरिटी चेंज हो जाएगी। इस वक्त आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट हैं, फिर हैं साहिर शमशाद, जनरल शमशाद साहब, अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो देन ही बिकम्स सीनियर मोस्ट जनरल साहिर, एंड देन जनरल अजहर अब्बास बिकम्स नंबर 2 इन दैट सेंस। तो मेरा ख्याल है ये 25 तक फैसले कर लेंगे। और ये मियाँ साहब ने भी अगर किसी को बताया तो जब भी तो पहले तो नहीं, मगर मालिक आपकी इजाज़त से वो के एक तो ये है कि अगर किसी जगह पे ये डिसीजन हो गया कि किसको चीफ बनाना है, फिर ये टेक्निकल इश्यूज रुकावट नहीं बनती, नहीं है, सोल्यूशन निकल आते हैं। ये डिसीजन नहीं कॉम्प्लिकेटेड है भी मगर आपकी बात से ये लग रहा है, खैर साहब भी यही तासुर दे रहे थे कि एक आदमी जिसने ये सारा डिसीजन करना है वो नवाज शरीफ साहब है। बिल्कुल ये लग रहा है कि आपकी बात से भी, मगर जो इशारे आते हैं उससे लगता नहीं है कि ये वन वे टोटली है, कि ये सारा फैसला ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशनल भी कुछ रिगार्ड्स करने पड़ते हैं, उनके यहाँ भी बहसें चल रही हैं। एक मैं लास्ट कह दूँ, दूसरा
शहबाज शरीफ साहब जब गए थे वहाँ से अलविदा 4 दिन पहले होने जा रहे थे, वो पपियाँ जफियाँ करके बस वो लग रहा था कुड़ी विदा कर रहे थे। उसके बाद वो वापस बुलाए गए, फिर एक डिस्कशन गया, तो उससे ये तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है ये बहस चल रही है। इट्स नॉट जस्ट ऑन जस्ट अबाउट नवाज शरीफ डिसीजन जो है वो भी है। लास्ट में कह दूँ कि ये इस तरह की बहसें भी चल रही हैं कि आर्मी के अंदर ये इस दफ़ा के, और पहले इस तरह के जो फैसले होते रहे इस तरह फ़र्क किया है। साथ में देयर इज़ ऑल्सो अ क्लेमर फॉर रिफॉर्म्स इन दी आर्मी। डिस्कशन जो आप भी आज कर रहे थे कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो है बिल्कुल एक बेताकत किस्म का एक ऑफिसर बना दिया गया है। फिर इस तरह एक और बहस भी मैंने सुनी है, वो ये हो रही है कि इस दफ़ा जॉइंट चीफ, जिस तरह आज आप ख्वाजा आसिफ साहब ने आपने कहा, उन्होंने कहा जी हाँ हम सुजेस्ट ही कर सकते हैं, पर ये बहसें भी चल रही हैं कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो चेयरमैन होते हैं उनके पास एसडीपीआई पहले ही होता है। साथ में हो सकता है कि आईएसआई भी जो है अगर उसको रिफॉर्म करना है, जो कि ये क्लेमर है कि आईएसपीआर और आईएसआई का इनके पॉलिटिकल रोल को जो भी चीफ आएंगे कट डाउन होना चाहिए। सिर्फ ये मीडिया और बाकी जगह बहस नहीं हो रही, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि ये लार्जर डिज़ाइन पे हो रहा है। इस तरह क्या देखते हैं आप? पहले नवाज शरीफ, लंबी बात हो गई थी, मगर के ये क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब का ही फैसला है? अगर आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन होती तो शायद इनमें से कुछ चीज़ें हो जाती। आज से 7-8 दिन पहले तक ये क्वेश्चन हवा में था, रहेंगे जाएंगे क्या होगा, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच थी। मैं इससे ज़्यादा आई कांट से मोर, लेकिन ये मैं असेसमेंट पे नहीं कह रहा, दिस आई एम टेलिंग इन्फॉर्मेशन। जब ये मीटिंग्स वहाँ हुई है, वहाँ पे फिर काफ़ी एक चेंज आया जब यहाँ पे आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट चली टेलीविज़न पे कि अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। उससे पहले भी आर्मी चीफ 3-4-5 खाने खा चुके थे, यूनिट्स ट्रैवल कर चुके हुए थे, लेकिन उनको आईएसपीआर ने नहीं कहा था कि ये अलविदाई मुलाकातें। जब वो चला तो लंदन में एक दूसरी राउंड ऑफ डिस्कशन हुई कि यार अब तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है, तो नाउ लेट्स रिकैलिब्रेट थिंग्स एंड ऑल दैट। वरना उससे पहले तो 4 दिन आप कह रहे हैं जो मजीद दोबारा गए तो वो नहीं, अच्छा वो उनके डेलीगेशन के 1-2 लोगों से मेरी बात हो रही थी, दे वेरी सीरियसली स्वेयर कि वो कसम खाते हैं कि जेन्युइनली तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। और वो तो उनके ये कह रहे थे कि बीमारी के बाद मुलाकात पहले हुई थी, बीमारी के बाद तो होटल आके लंबे पड़े हुए थे, आई डोंट नो वल्लाह अलम, लेकिन वो ये कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा ख्याल है अगर आके बीमार हो गए हैं तो प्रॉबली ही वाज राइट, वी डोंट नो। लेकिन जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर और इनका डेलीगेशन लैंड किया था उस वक्त थिंग्स वर ऑन द टेबल, लेकिन वो लिंक्ड थी चीज़ों से। मसलन क्या इंटरिम गवर्नमेंट अगर लंबे अरसे की बनती है, कुछ 2-3 चीज़ों से लिंक थी वो चीज़ें। जब वो नहीं हुई तो वो, और दूसरा मेरा नहीं ख्याल कि जो नया आर्मी चीफ आएगा, जिन्होंने आपने इब्तदाई में बात की, मैं वो उस किस्म की बात है जब अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहा था, ये बड़ा ही एक अलार्मिंग डेवलपमेंट अब होगी। हम अगर अपना पास देखें तो अब ये देखो कि आर्मी चीफ यूजुअली आर इन्वॉल्व इन टू पावर पॉलिटिक्स, नेकेड पावर पॉलिटिक्स में। 2-2.5 साल बाद जब मियाँ साहब खुद ही बम को लात मारते थे तो कुछ ना कुछ होता था, फिर वो इन्वॉल्व हो जाते थे। या आखिरी साल जब आर्मी चीफ का खुद दिल करता था कि मैं अब एक्सटेंशन करूँ, कुछ करूँ, तो तब होता था। ये पहली दफ़ा अब होगा कि फ्रॉम डे 1 जो आर्मी चीफ आएगा, जो शायद अपने इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस बाद में ले, उसको एक बहुत बड़ा इनहेरिट करेगा पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मियाँ साहब वगैरह अपनी जगह से नहीं हिल रहे, बिकॉज वो अफोर्ड ही नहीं करते जो इस वक्त हाल हुआ है इकॉनमी का, और उनके फैसले हैं, सब कुछ है। इमरान खान भी अफोर्ड नहीं करते पीछे हटना। अब जो नया आर्मी चीफ आएगा, वो जैसा ख्वाजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, फौज के पास ऑप्शन नहीं है टू लुक दी अदर वे, इकॉनमी इज इन द स्लम्प, सब कुछ रुका हुआ है, एक जमूद है, ये जमूद किसी ने तोड़ना है। और अगर ये नया आर्मी चीफ आते ही उसको पहला बड़ा फैसला इस किस्म का करना पड़ा। देखें, एक सिनेरियो वेरी क्विकली, आई टेक 10 सेकेंड्स, 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है आर्मी चीफ आता है, वो कहता है मैंने नहीं किसी चीज़ में पढ़ना, ये ऑप्शन है ही नहीं टेबल पे, है ही नहीं, बिकॉज आर्बिटर और की मार्केट में है ही नहीं। दूसरा वो आता है, वो पहले कहता है अच्छा मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट लोग समझे कि मैं गवर्नमेंट के हक में हूँ क्योंकि मैं नया आर्मी चीफ बना हूँ। वो गवर्नमेंट को तलेगा, डिस्टेंस पे करेगा, बैलेंस करने के लिए उसको इमरान खान को भी करना पड़ेगा। सो द थिंग द क्राइसिस डीपन्स, काम तो नहीं होता। सो सबसे पहला फैसला, चाहे या ना चाहे, आर्मी चीफ को इस लॉक जैम को रिजॉल्व करने में लगेगा। और जब एक बार ही आप इतनी पावरफुल पोजीशन को इतनी बड़ी पावर गेम में शुरू में डाल देंगे
क्या मेंटली आप बैरक्स में वापस जाते हैं कभी? मेरा नहीं ख्याल। ये वही जवाब आता है कि जब चीफ जस्टिस थे तो वो जब पहली बारी सुओ मोटो लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मुंह को सुओ मोटो का मजा लग जाता है, फिर नॉर्मल जजी नहीं होती। इसी तरह अगर एज एन आर्मी चीफ वंस यू गेट इनटू दिस पावर ब्रोकरिंग एंड ऑल दैट, तो मेरा ख्याल है फिर वो भी इतना, तो ये बड़ी एक खतरनाक डेवलपमेंट है जो मुझे समझ नहीं आती कि बात कहाँ जाएगी। अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही होती तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि शायद कोई बैलेंसिंग आउट हो जाए, वो अपनी लेगेसी के लिए कुछ करें, बिकॉज वो वाहिद आर्मी चीफ है जिन पे एक गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने लगाया कि आपने इलेक्शन चुराए, दूसरे ने कहा कि आपने रजीम चेंज करवाई। सो ही हैड अ लॉट इन स्टेक कि मैं किसी तरह कुछ बैलेंसिंग एक्ट करूं। नया बंदा बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेगा, नया बंदा को वो करना पड़ेगा जो उसका नज़दीक ठीक है। तो ग्रे एरिया में तो नहीं, आमतौर पर फौजियों के सोल्यूशन ब्लैक एंड वाइट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड सोल्यूशंस होते हैं। सो मुझे बड़ा लेकिन खतरा लग रहा है। उस नारे का क्या? वो तो इन दो मामलात के बाद फौज तो कह चुकी है हमने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया, हम अलग हो गए, हम इस मामले में आएंगे नहीं। वो ये जब एनडीयू के अंदर लेक्चर दे रहे थे, जो फेमस आखिरी मीटिंग थी आर्मी चीफ की, जो सपोजिटली थी सिक्योरिटी वर्कशॉप के लिए, तो उसमें हम लोग भी 8-10 एंकर्स भी बुला लिए गए थे। मुझे नहीं पता कि हम क्या कर रहे थे वहाँ, एक्सेप्ट कि हम सुन रहे थे, वी वर द फ्लाइज ऑन द वॉल। उसमें ना एक बात की कि जी फौज छोड़िए, लेकिन क्या करें, कंबल नहीं छोड़ता। ये नए आर्मी चीफ पर मेरे ख्याल में ऑप्शन है ही नहीं टू बी न्यूट्रल। न्यूट्रल इज अ रॉन्ग वर्ड, टू बी नॉट इन्वॉल्व। कैसे आप नॉट इन्वॉल्व करेंगे? अगर आपके फौज की सारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, सिक्योरिटी हर चीज़ आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हर चीज़ एमिनेट्स फ्रॉम इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जो हालात है इसमें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है नहीं, इकोनॉमिक्स की मालिक बात नहीं है। मैं आपकी बात को ही रीफ्रेज करता हूँ कि हियर इज़ द डिलेमा ये है कि एक तरफ आइडियल एक आर्मी चीफ का हम रोल ये मानते हैं कि वो ये पॉलिटिकल हो और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करे, पर यहाँ कोई जिस तरह अभी आपने बताया आइडियल सिचुएशन नहीं है। ये सिर्फ मामला अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का नहीं रह गया कि ये एक पैकेज डील भी है साथ में, कि पैकेज डील ये है कि ब्रोकरिंग पावर ब्लॉक से और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान बैठ के रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कह लें, जो मर्जी कह लें, मगर नेक्स्ट इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, और ये ताकत इख्तियारात का एक ही पैकेज है। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। मैं वैसे पूछ रहा नहीं मैंने पूछा आपके ख्याल में अगर आज इलेक्शन में इमरान खान जीतते हैं, ये इसमें तो मेरे ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब मान रहे थे, तो अगर 1 साल बाद इलेक्शन हो तो मेजॉरिटी की बात छोड़ दें कि वो ये कहेंगी 2/3 वो नहीं, फिर भी किसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है गवर्नमेंट फॉर्म करने की? वैसे मालिक मैं ये इस पे पीटीआई और इमरान खान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मैंने बड़ा केयरफुल यूज़ किया, सुन लें, मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन वो की मेजॉरिटी से जीते, मैंने कहा गवर्नमेंट फॉर्म करने का किसका चांस है? मैं मालिक इस पे जो है आपको बड़ा स्ट्रेट जवाब देता हूँ कि आपके क्वेश्चन पे मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ लूँ कि आज से 7-8 माह पहले क्या सिचुएशन थी कि कोई कह सकता था कि पीटीआई की ये राइज यूं होगी और ये नून लीग की ग्राफ बिल्कुल नीचे चले जाएगा? हम 8 महीने पहले नहीं कह सकते थे। तो ये जितने कॉन्फिडेंट पीटीआई वाले या इमरान खान वाले हो रहे हैं, मगर I can't be sure about one year. Mine is a two-part question ना। मैं भी I can't be sure about one year. लेकिन पॉसिबिलिटी जो लग रही है, आपको पता है इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अभी चेंज नहीं हो रहे। 2 साल वो आपकी बात ठीक है कि 2 साल तक कोई भी आ जाए, तो ज्यादा चांस इस वक्त उसी बंदे का लगता है ना जिसने एक हवा बनाई हुई इनकम्बेंट्स की, तो बुझानी है सब में, पॉसिबिलिटी इनकी ज्यादा है। अब आप सोचें आप नवाज शरीफ हैं और आपको ये नजर आया कि मैंने आज अगर इलेक्शन होता हूँ मैं हारता हूँ, अगर मैं अगला इलेक्शन साल बाद होता है अपने और सही टाइम पे होता है, मैं अगस्त तक गवर्नमेंट छोड़नी पड़ेगी ना, तो मैं तब भी हारता हूँ। मैं क्या चाहूँगा, क्या मैं ये नहीं चाहूँगा फिर अगर मैं इतनी हार्ड पोजीशन लूँ कि इतना ये गुमगच्छा, इतना ज़्यादा ये एक घरमस्सा मच गए कि लेट द सिस्टम फॉल। अगर मैंने 5 साल बैठना है तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि 5 साल आप वज़ीर आज़म बने ताकि आप मुझे रगड़ दें 5 साल, फिर मैं कहता हूँ मैं सूट मुझे करता है कि फिर निज़ाम गिरे, आप भी बाहर बैठे, मैं भी बाहर बैठूं। मुझे यकीन है कि मेरा पार्टी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग और मेरी इतनी मल्टी लेवल पार्टी है कि मैं तो 5 साल सर्वाइव कर लूँगा। मैंने पहले भी 7 साल सर्वाइव किया, मैंने सारा सर्वाइव किया। इनका रीडिंग ये है कि जो पीटीआई है, पीटीआई इज़ अ 1 मैन पार्टी। अगर आप इमरान को निकाल दें तो वो नहीं करेगी, और इमरान 5 साल तो विल्डरनेस नहीं सर्वाइव कर सकते।
इसलिए मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का रवैया है जो सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा है कि वो कहते हैं वर्स्ट के सिनेरियो ये ना हमारी गवर्नमेंट गिरा देंगे तो ठीक है हम भी मार्टर्स बन जाएंगे, हम भी कहेंगे रियासत पे सियासत कुर्बान कर दी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहीं बज नहीं करना। आप ये कह रहे हैं, मैं उसको अपने अल्फाज में कहने की कोशिश करता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इमरान मंतकी जो सोच नज़र आती है नवाज शरीफ साहब की वो ये है कि ये अपनी हार्ड पोजीशन लेते रहें और ये आखिरी लड़ाई नहीं है। ये हम लोग जो ये समझ रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही का ही तैनाती से सारे मामला नहीं है कि ये नहीं है। इसके बाद गोल पोस्ट आगे चली जाएगी कि इलेक्शन होना है नहीं होना, उसके बाद उससे भी आगे चली जाएगी कि लेट्स से कि रूल्स ऑफ द गेम, इलेक्शन किन कानून के तहत होगा, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उसके बाद फिर आखिरी तक रहेगी कि केयर टेकर गवर्नमेंट पे कौन आएगा। तो उस पर अगर नवाज शरीफ साहब ये रोड़े अटकाई जाएँ अनटिल कि somebody comes in और वो एक उनको शहीद है, एक और वो शहादत का एक दर्जा मिल जाता है। मैं उनके साथ शहादत का एक दर्जा मिल जाता है। जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है रियासा, मैं उनके साथ बैठ के क्यों ना इंटरिम गवर्नमेंट बनाऊं? मैं पागल हूं कि मैं इमरान खान के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनाऊं या किसी न्यूट्रल के साथ बनाऊं? आई वुड लव टू हैव एन अगर इंटरिम गवर्नमेंट मेरी मर्जी की बनती है, अगेन द क्राइसिस डीपन्स। मैं एक वैसे समझता हूँ ये सारा मामला है लेवरेज का कि किसके पास कितनी लेवरेज है अपना एजेंडा फोर्स करने की जो है। मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ी गलती हम समझ रहे थे, मैं समझता हूँ सियासी गलती थी नवाज शरीफ की रेजिग्नेशन करने से, इमरान खान की असम्बलियों से रेजिग्नेशन की। वो एक किस्म का जो मौजूदा सूरत हाल में वो उनको बचा भी गई है। वो इसलिए कि शायद तीसरी एक्सटेंशन भी मेरा ख्याल हो जानी थी अगर वो असम्बलियों में होते, फिर उनके पास एक लेवरेज था कि वो शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत तब्दील करवा सकते थे। क्योंकि अभी वो लेवरेज नहीं रही अनटिल के इमरान खान पीटीआई असम्बलियों के अंदर जाएं तो वहाँ एक तब्दीली की पॉसिबिलिटी कानूनी मैं आप कन्विंस हूँ कि जिस तरह पत्ते लग गए हैं, बड़ा ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होगा कि नया आर्मी चीफ कौन होता है। फॉर द सिंपल रीज़न आपको पता है जब जिया उल हक साहब बने आर्मी चीफ, सारों ने जाए नमाजें खरीद ली, टोपियाँ खरीद ली, शलवारें ऊंची कर ली। वो आए अपना रहील साहब तो थोड़ा सा मॉडरेट हो गए, दरमियाना हो गया। मुशर्रफ साहब आए तो सारे छोटी नस्ल के कुत्ते ढूंढने शुरू हो गए। पिकनिक जो सब 5,000 में मिलता था 35,000 में बच्चा चला गया, बिकॉज एवरीबॉडी वांटेड टू पिकनिक। मैं सुना था आपने खैर से पूछा कि ये सारे सवाल जो है 30 नवंबर को आपको करूं। नहीं, बात ये है कि फौज डायरेक्शन में देखती है चीफ के, जो चीफ बनेगा उसका फ्रेम ऑफ माइंड, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में। और मेरा तो बिलीफ है, मैं कहता भी रहता हूँ, आपको पता है पॉलिटिक्स में हमेशा डिस्कस करते हैं कि कभी कोई बात फर्मली नहीं कहनी चाहिए, उल्टी गले में पड़ जाती है। मुझे हमेशा से यकीन है कि ये लॉन्ग मार्च तब तक नहीं पहुंचेगी इस्लामाबाद जब तक आर्मी चीफ अनाउंस नहीं हो रहा, बिकॉज वहाँ से इमरान खान साहब विल बी एबल टू डिसाइड कि ये आर्मी चीफ किस तरह रिएक्ट करेगा, क्या रेड जोन इस्लामाबाद का बॉर्डर होगी, क्या होगी, क्या फौज कहाँ आएगी, कहाँ रेंजर्स आएंगे। आप इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन के ऊपर आपको टैक्टिक्स समझ आएंगे। सो आई थिंक सारा जो चीज़ रुकी हुई है वो है कि आर्मी चीफ कौन। देखें, पर्सनैलिटीज़ देख लें। आसिम मुनीर की एक पर्सनैलिटी, आप उनके लोगों से बात करें आर्मी में, वो कहते हैं हमेशा से इज़ वेरी लाउड एंड इसलिए आप कर लेते हैं कि अखबारात में अब तो एडजेक्टिव्स के साथ छपना शुरू हो गया है कि फलाना रिजिड है, फलाना पीपल मैं बता रहा हूँ ना। साहिर शमशाद साहब की पर्सनैलिटी और है। जनरल अजहर इज अ वेरी क्वाइट मैन, वेरी प्रोफेशनल एवरीथिंग। उनका मोस्ट ए पॉलिटिकल टाइप उनको समझा जाता है। तो ये जो लोग हैं बड़ा ही पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट होगा। पर्सनैलिटीज ऑलवेज मेक ए डिफरेंस। इमरान खान की पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से उन्होंने सबको मुसीबत भी डाली है। अपने आप को तो जो डाली सो डाली, दूसरों को उससे ज़्यादा डाली भी है, बिकॉज ही इज़ एन एग्रेसिव फ्रंट लाइन पे खेलने वाला। बुनियादी सवाल तो घूम फिर के यही वाला आ जाता है कि आया कि ये सिर्फ चीफ की तैनाती होगी कि ये एक पैकेज डील है कि जो इस वक्त मुलाकातों की बातें सुनते हैं हम कि फलाना फलाने से कोशिश कर रहा है या मुलाकात। मेरा ख्याल है ट्रिगर होगा। मेरा ख्याल है आइंदा आने वाली चीज़ों का बड़ा एक पिवटल क्रिटिकल ट्रिगर होगा कि कौन अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद एक नई डायनामिक्स उसके साथ ये पैकेज डील नहीं आएगा इलेक्शन का। ये अभी गुफ्तगू जो है ना दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। इस आर्मी चीफ के मामले को लेकर रैप अप की तरफ जाएंगे आमिर साहब और मालिक साहब की तरफ, मगर उससे पहले मैं मालिक साहब से एक सवाल करूंगी। सर मुझे ये बताइएगा, ख्वाजा साहब का आपने इंटरव्यू भी किया, बड़ा तफसील से किया, उससे पहले आपने आर्बिट्रेशन के हवाले से भी बात की, फौज के किरदार की भी। सालसी तो उस सूरत में होती है जब दोनों फरीकैन तैयार हों बात के लिए, मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत और खान साहब क्या एक टेबल पर बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं तो ही सालसी? नहीं, इन्फोर्स सालसी भी होती है। वहीद काकर साहब ने सालसी करवाई थी ना, मियाँ साहब को भी रिजाइन करवा दिया था, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान को भी रिजाइन करवा दिया था। सालसी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कभी अपनी रजा से होती है, कभी सजा से होती है, तो इसलिए वो इतना मसला नहीं है। देखिए, मैं तो चाहे इसको आप लाइट हार्टेड बात समझ लें, कुछ समझ दें, फौज को एपॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है जो हालात हैं तो मियाँ साहब वगैरह को बड़ा ध्यान से आर्मी चीफ लगाना चाहिए, बल्कि ऐसा लगाएं जिसकी वाकई सियासी सोच हो। क्योंकि उसने सबसे पहले ये फैसला नहीं करना कि कौन से टैंक बदलने हैं, कौन सी यूनिट रेज करनी है, कौन सा क्या करना है इंडिया से। फिर हमें उसको पहला फैसला करना पड़ेगा कि सियासी क्राइसिस मैंने कैसे रिजॉल्व करना है। सो इट वुड नाइस टू हैव समबडी जो ज़रा पॉलिटिक्स को बेहतर समझता है। वैसे पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में हर किसी का पास टाइम है, लेकिन ये बड़ा ही क्रिटिकल डिसीजन होगा। आई थिंक शायद वो हमेशा एक पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान एक ऐसे दोहराए पे खड़ा हुआ है, हमारा वो दोहरा ही नहीं मुकता, ऐसे उतरे खलोते रहने हैं। बट जनरली दिस टाइम बहुत से वेरिएबल्स हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट गिरे और फिर वो गिरवी गवर्नमेंट इतनी पॉपुलर हो रहे थे। इमरान खान ने ही रीरोड द रूल्स ऑफ द गेम। कोई इस तरह फौज के साथ सीधा नहीं हुआ, और फौज ओपनली इस तरह खुली सीधी नहीं हुई जिस तरह इस मामले में हुआ है। दूसरी तरफ हमने इस तरह एक गवर्नमेंट का नो वोट ऑफ होम कॉन्फ्रेंस से गिरते हुए और फिर फौज का टोटल हमदर्दियाँ दूसरों जाते, ये भी हमने नहीं देखी। दे हैव बीन टू मैनी चेंजेस। जैसे आमिर कह रहे थे 6 माह पहले कौन सोच सकता था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और जिनको 3.5 साल रगड़ा दिया इंस्टीट्यूशन ने वो वापस पावर में होंगे, वो सबकी सजाएं खत्म होंगी, केसेस खत्म होंगे, नैब लॉस चेंज हो जाएंगे। नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड, एवरीथिंग इज इन अ स्पिन। और तमाम चीजों में सिर्फ एक ही को, हर चीज कहते हैं ना, ऑल रोड्स लीड टू रोम, यहाँ ऑल रोड्स लीड टू पिंडी। इसलिए अब शायद ये इतनी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होगी ये पोस्टिंग कि इसका पॉलिटिक्स से बहुत गहरा ताल्लुक है। सो आई थिंक इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। रैप अप की तरफ जाएंगे, मगर नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल, जितने भी उन्होंने आर्मी चीफ तैनात किए थे, हमने सबने देखा आमिर साहब, वो कुछ ज्यादा ताबनाक नहीं है। उनके जितने भी फैसले आर्मी चीफ को लेकर सामने आते रहे, उनके नहीं बिल्कुल रहे, मगर एक जो एग्जाम्पल मालिक साहब ने दिया 1993 वाला, बहुत हालात मुख्तलिफ हैं। उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई, फिर अदालत में मुकदमा चला, गवर्नमेंट उनकी रिस्टोर हो गई, जो एक मुख्तलिफ फैसला था, जो पहले फैसले आते रहे हैं। और वहाँ पे उस ज़माने में सदर के इख्तियारात बहुत डिफरेंट थे। 58(2) भी एग्जिस्ट करता था, जो कि बाद में वो इख्तियारात सदर के ले लिए गए, और वो तनाजुर भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो इसमें ये मेरे पास तो जवाब नहीं, मगर क्वेश्चन ही सबसे बड़ा ये है कि जो एक सी गैप है, ओशनिक गैप है कि पीडीएम में और इमरान खान में, उसके पास किसके पास कितना लेवरेज है अपना एजेंडा या अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाने का। इमरान खान ज़ाहिर है चाहेंगे कि इस तैनाती के साथ जुड़ा हो कि अगली इलेक्शन की डेट आए और रूल्स ऑफ द गेम को भी डिसाइड करे। मगर ये बिल्कुल मालिक साहब ने सही कहा है कि ये जिस तरह ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल आइज आर सेट ऑन हिज लॉन्ग मार्च, कि ये उसके ज़रिए कितना लेवरेज क्रिएट कर पाते हैं जिसके साथ बाकी स्टेक होल्डर्स को टेबल पे ला के ये फैसला करवा सकें। हालांकि बड़ी गर्दिश में ख़बरें चल रही हैं, फलाना फलाने से मिल रहा है, मगर सारी एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर लेवरेज, कि आपका लेवरेज क्या है, आपके पास वो वसाइल या वो ताकत वो कहाँ कितनी है जिससे कि आप मजबूर कर सकें बाकी स्टेक होल्डर्स को कि मेरे मफादात के मुताबिक आप चलें। सही है सर, इस पर मजीद को बात करेंगे। मैं देखिए, हम हर वक्त ना वो एक ढूंढ रहे होते हैं इस्लाम के खिलाफ सहूनियत की साजिश हर बात में। मेरा ख्याल है कि हम एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज मैटर। कि आप किस किस्म का आप इंसान है, किस किस्म के आप, कितने दलेर हैं, कितने एग्रेसिव हैं, कितने क्या हैं। जरदारी साहब हमेशा पानी की तरह है, वो एक रास्ता बनाते हैं। इमरान बुलडोज़र हैं, वो टकराते हैं आकर, वो पहाड़ तोड़ के अपना रास्ता बनाते हैं, वो पानी की तरह बह जाते हैं। मियाँ साहब जो हैं वो कभी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, कभी पानी बना देते हैं, कहीं बुलडोज़र चला देते हैं। अब ये मिक्स है। मौलाना साहब इन तीनों के पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ रास्ता बने उसमें से गुजर जाते हैं। सो
एट द एंड ऑफ द डे 3-4 पर्सनालिटीज प्लेयर्स की हमें पता है, हमें नए आर्मी चीफ की पर्सनालिटी नहीं पता, और वहां भी पर्सनालिटी मैटर्स। हाँ वहां मैटर्स। सो अब देखना ही है कि क्या होगा। सो इंटरेस्टिंग। ये तो सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर हमने बात करी, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे वो हल होगा, उस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मईशत की हालिया सूरत हाल और आने वाले दिनों के हवाले से कुछ पेशगोइयां हमारे सामने रखेंगे। वो टू आमिर साहब। जी, शहबाज राना साहब जो है ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जो है इकोनॉमी में भी बड़ी नज़र रखते हैं और बहुत ज़्यादा इनको सीरियस मामला पे सुना जाता है, हम भी सुनते हैं। शहबाज, आप, मैं और मालिक और हम सरबत आगे ये बहस कर रहे थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये नवंबर तक ही एक्सटेंड करेगी ना, अगले साल तक, ये अगर बहुत एक्सटेंड करे 1 साल होगा इनके पास। तो क्या 1 साल में अभी जो इकोनॉमी के हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, बेरोज़गारी के हालात हैं, एनर्जी के हालात हैं, तो ये फंडामेंटल्स जो हैं 1 साल में कोई, अगर 1 साल इनको मिल जाता है तो कितने की तब्दीली उसमें ला सकेगा ये या कोई भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का शुक्रिया। मैं सिर्फ एक कमेंट ऐड करना चाहूँगा मालिक साहब की इजाज़त से। उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ जो होना चाहिए उसकी सियासी सोच होनी चाहिए। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूँगा, फिर उसमें एक और भी क्राइटेरिया शामिल कर लें कि मुआशी भी थोड़ी सी सोच होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपका सीज फायर हो गया है। अफगानिस्तान के साथ हमने अपनी मर्जी की कोशिश की है वहाँ पे सेटलमेंट हो जाए, तो इकॉनमी ऐसी है जो ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब के काबू में आ रही है, ना फाइनेंस मिनिस्टर के, और ना ही अभी तक आर्मी चीफ के काबू में आई है। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए 3 बड़े अहदाफ थे इसहाक डार साहब के, कि वो महंगाई में कमी करेंगे, नंबर 2 शरह सूद में वो देखेंगे कि उसमें अगर कमी हो सके, बिजनेस को वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे थे कि जो एक्सचेंज रेट है आपका, जो रुपए की कदर है, उसमें इंटरवेंशन हो सकती है विदाउट थ्रोइंग मनी इनटू द मार्केट। तो अगर अभी आप उनके जो अभी तक का जो टाइम गुजरा है, तो आप देखें इसमें कोई खास कामयाबी नहीं हुई। शरह सूद वहीं पे खड़ी हुई है। एक्सचेंज रेट जो उनकी ख्वाहिश है कि 200 रुपए से नीचे आ जाए, वो नीचे नहीं आ रहा। जो वाशिंगटन वो गए थे वहां पे उनको ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। जब हमने फ्लड्स के ऊपर जो डोनर्स की रिपोर्ट थी वो लॉन्च की, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो मार्केट बेस्ड है वो चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, और जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है पाकिस्तान में, उसमें वो आपको नज़र नहीं आ रहा। गोइंग फॉरवर्ड जो अभी विंटर जो मौसम शुरू हो गया है, बर्फबारी भी कुछ इलाकों में हो गई है, इस्लामाबाद में भी बारिशें हो रही हैं और मुल्क के बाकी हिस्सों में। अब आपका जो अगला क्राइसिस आएगा वो गैस का आएगा। गैस के क्राइसिस का इनके पास सोल्यूशन नहीं है। एक सेक्टर को बंद करेंगे, दूसरे को चलाएंगे, जिसको बंद करेंगे वो चीखेगा, तो हुकूमत की जो रेपुटेशनल इश्यूज हैं वो और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएंगे। इनके पास अभी तक जो पैसों का है वो पूरा इंतजाम नहीं है। मतलब ये इसका कि जो हमने गैर मुल्की अदाइयाँ करनी है वो हम वल्नरेबल है। उस वल्नरेबिलिटी की वजह से ये वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी इनकी डिपेंडेंसी रहेगी, इनकी IMF के ऊपर भी डिपेंडेंसी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत मेजर रिलीफ अगर हुकूमत ये देना चाहे तो नहीं दे सकेगी। आज ही का फैसला ले लीजिए एक सादी राब्ता कमेटी का। आप ये कह रहे हैं कि मैं आई रीफ्रेज योर असर्शन कि आप ये कह रहे हैं कि 1 साल में जो मैंने सवाल पूछा था कि फंडामेंटल्स में नहीं नज़र आता कि ये कोई मेजर तब्दीली कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नज़र आ रहा है कि इसहाक डार जो मिफ्ता इस्माइल को चेंज किया गया है, ये इकॉनमी के ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन करना चाह रहे हैं कि फौरी तौर में चाहे जो भी इसके नेगेटिव असरात होंगे वो केयर टेकर गवर्नमेंट को या आइंदा आने वाली गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएं, इनका वक्त अच्छा गुजर जाए। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक तो क्या IMF के साथ जो डील की हुई हैं वो एक कोई स्टेज आएगी जिसके ऊपर वो चीखेंगे कि जनाब ये देखें हमारे साथ आप सब्सिडीज़ पे बाकी चीज़ों पे ये बातचीत करके गए हैं। एक दूसरा ये कि ये डिपेंड करता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कब आना है। क्या वो 3 माह का पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होगी या वो 1 साल की डिसीजन मेकिंग होगी? इसका तो ना इसहाक डार साहब को पता है ना हमें पता है, और मेरा ख्याल किसी को भी नहीं पता हालात क्या होंगे। देखिए आमिर मतीन साहब, जो IMF के ऑब्जेक्शंस हैं, जो उनका चीखना है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो हमने रिवाइज एक स्केड्यूल IMF के साथ एग्री किया था, उसके तहत जो पाकिस्तान की इकॉनमी का 9वां रिव्यू होना था
वो 3 नवंबर को कंप्लीट होके IMF बोर्ड से अप्रूव होना था। मतलब ये कि हमें 1.1 अरब डॉलर की जो किस्त है वो आज तक मिल जानी चाहिए थी। अभी तक एज ऑफ टुडे हमारी जो उसकी डेट्स हैं विजिट की वो ही तय नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जो IMF का सबसे बड़ा इतराज आया है वो 2 चीज़ों के ऊपर आया है। एक अदर देन के जो हमने उनसे कमिटमेंट्स किए बिजली की कीमतों में उस तरीके से इजाफा नहीं कर पाए। जो इतराज है उनका कि आपने एक्सपोर्टर्स को किस मद में इतनी बड़ी सब्सिडी दे दी। नंबर 1 जो इसहाक डार साहब ने 100 अरब रुपए का आपको पता है उसका अनाउंसमेंट की हुई है। दूसरा जो एग्रीकल्चर पैकेज है ये कहां से आ गया? फिर ओवर एंड अबव वो कह रहे हैं कि जो सैलाब का नुकसानात है उसको बजट के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या है। तो ये तो इनके जो डिफरेंसेस IMF के साथ वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। आपका ये सवाल कि इनके पास विदाउट केयरिंग IMF क्या सोचता है, वर्ल्ड बैंक क्या सोचता है, ये एक पॉलिटिकल फैसले कर पाएंगे, ये उस स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच सके अभी तक। उसकी वजह ये है कि इनकी जो एक टांग है वो रिलीफ देने के लिए है और दूसरी टांग इन्होंने रखी है IMF और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे के ऊपर। ना ये इधर के हैं ना ये उधर के हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है ना ये पूरी रिलीफ दे पा रहे हैं और ना ही IMF के प्रोग्राम के अंदर ये रह रहे हैं। ये जो इनडिसाइसिवनेस है या इनकी कमजोरियां हैं उसकी वजह से ये अभी तक रिलीफ देने में और महंगाई पे काबू पाने में कामयाब नहीं हुए। आज भी जो बात मैं पहले कहना चाह रहा था, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्टोव्स के ऊपर 14 अरब रुपए की सब्सिडी काट दी है। याद रहे कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमने 7% कर्जा लेके, बैरूनी कर्जा 7% शरह सूद के ऊपर हमने वो जो प्राइवेट जेट जिनके हैं अपने उनको एक्सपोर्टर्स को हमने 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। तो एक तरफ तो हम कोशिश कर रहे हैं रिलीफ देने की, वो वोटर्स। अच्छा शहबाज एक बात बताएं, बड़ी कंट्रोवर्सी चली जब ये लेजिस्लेशन इन्होंने पास किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील्स होंगी वो सर्टन परव्यू से आज़ाद होंगी, और उसकी बैकग्राउंड ये थी कि UAE इन्वेस्ट करना चाह रहा था, कतर वाले इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, रेलवे की भी बात हो रही थी, 5-7 और प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि कुछ बिलियंस आएंगे। वो कहाँ गई सारी बातें जिस पे इन्होंने ये लेजिस्लेशन भी की थी? तो वो ख़त्म है सारी बातें? नहीं सर, वो ख़त्म नहीं है। इसहाक डार साहब आपको पता है कि वो पिछले हफ्ते वो दुबई में थे और वहाँ पे वो LNG पावर प्लांट्स फिर लेके गए, रूजवेल्ट होटल उनको ऑफर किया दोबारा, और कुछ 1-2 इसी किस्म की और चीज़ें थी। दुबई की तरफ से आज से नहीं 2019 से ऑफर है कि हम ये चीज़ें लेना चाह रहे हैं। ये हम फैसला नहीं कर सकते। एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि हम किस हद तक हम कमिटेड हैं। वो लॉ वैसे बाय द वे पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ने उसको रोका, लेकिन पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको असेंड कर दिया है। तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एक्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी स्क्रूटनी नहीं हो सकती, वो कानून पास हो चुका है। इसके बावजूद आज तक हम ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सके? मैं आपकी इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। जब पिछले कुछ अर्सा पहले जब प्राइम मिनिस्टर गए दुबई, UAE गए, तो वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ से एक अनाउंसमेंट आएगी। वो वहाँ पे फिर जब जाने लगे तो प्रेपरेटरी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि रूजवेल्ट होटल को और जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं ये हम UAE को ऑफर कर देते हैं, और कतर को भी हमने ऑफर करना थे। तो एक वफाकी वजीर जो उस मीटिंग में बैठे हुए थे उठे और मेरे ज़राए के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर साहब के कान में कुछ बताते और उनके कान में जो कुछ कहा हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता क्योंकि कान में कहा था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि ये जो रूजवेल्ट है इसको रहने दें। तो जहाँ पे फैसले इस तरीके से हो रहे हो वहाँ पे फिर मसाइल आपके होते हैं। वो UAE की कमिटमेंट अपनी जगह पे। चलिए अभी मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वक्त मेरे पास खत्म हो गया सेगमेंट का। इंशाल्लाह ताला फिर कोशिश करेंगे शहबाज राना साहब को साथ लें और मैशत के ऊपर बात लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैशत से मुतालिक कुछ चीजें अधूरी रह गई थी, वेलकम बैक करेंगे। शहबाज राना साहब अगेन हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक साहब। शहबाज वेरी क्विकली, टाइम थोड़ा है, 2 बातों के सवाल दे दें। एक तो ये जो बैंक्स के ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई थी, 8 बैंक्स, फिर अब इन्होंने कहा कि जी वो बैंक्स की तादाद बढ़ गई है। प्रैक्टिकली कुछ होगा? क्योंकि इनका नेशनल बैंक भी बीच में शामिल था। ये तो नेशनल बैंक की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके, बाकियों की क्या करेंगे? बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, क्या उस पर कुछ होगा? और जिस तरह आपने बात की फ्री फ्लोट होगा, तो ये तो बड़ी इन्होंने कहा था जी मेरा 180 to 200 है डॉलर मेरे नज़दीक, डार साहब ने। तो ये तो फिर टोटली डार साहब की इकोनॉमिक्स फेल हो जाएगी करेंसी पे। करेंसी को कहाँ जाता देख रहे हैं आप? मालिक साहब, जो डार साहब फरमा रहे हैं ना कि 180 से 200 के दरमियान जो रेट होना चाहिए, वो गलत बात नहीं कर रहे। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, मतलब ये कि जो महंगाई से एडजस्टेड आपको जो नेट वैल्यू इधर बनती है, वो आज भी अगर आप देख लें जो नंबर आया लेकिन जब बैंक्स ने मार्केट एक्सप्लॉइट की और बिलियंस ऑफ रुपीस प्रॉफिट कमाए और बिलियंस की तबाही फैलाई,
उनकी अकाउंटेबिलिटी किए बगैर क्या रियल इफेक्टिव रेट आ सकता है? मैं इसमें ऐड शहबाज कि आपने हमने सब ने इस पर तबसरा किया था कि उन्हीं बैंकर्स को जिनके खिलाफ पहले इंक्वायरी जारी थी उनको ही बुला के मशवरे भी किए जा रहे थे, उन्हीं के कहा जा रहा था कि एक्सचेंज रेट में हमारी हेल्प करें कि इसको कैसे नीचे लाना है। जो गवर्नर से मैंने बात की थी लास्ट वीक, वो एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आए थे और कल भी उन्होंने ये बात दोबारा कही कि इस महीने वो कंक्लूड कर लेंगे। इसमें मुझे थोड़ी सी लीनियंसी लग रही है क्योंकि गवर्नर ने ये बात कही है कि अगर हमने बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला तो वो एलसीज नहीं खोलेंगे। मतलब यहाँ पे भी हुकूमत बहुत बुरी तरीके से उनके हाथों एक्सप्लॉइट हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, जब ये डार साहब कहते हैं कि 200 रुपए से कम होना चाहिए और रेट आज 222 है, इसके मतलब कि हुकूमत एतराफ कर रही है कि अपनी रेट जो है ये कायम करने में बुरी तरह नाकाम हुई, हुकूमत भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी। दूसरा जो इससे सबसे बढ़कर चैलेंज है, इसके ऊपर हम कम बात करते हैं, इंटरबैंक में तो 222 है, ओपन मार्केट का रेट 230 है, पेशावर में रेट 240 रुपए है। बैंक आपको ये कहता है कि भाई ओपन और मेरा जो फर्क है वो 10 रुपए का हो गया है और पेशावर का और मेरा जो फर्क है वो 20 रुपए का हो गया है, तो पहले उनको ठीक करो फिर मेरी तरफ आओ। अगर आप इसको समराइज कर सके तो चाहे इंटरबैंक है, ओपन है, पेशावर है, चूंकि अफगानिस्तान की वजह से स्मगलिंग हो रही है, किसी भी जगह पे हुकूमत अपने जो टारगेट्स है, अहदाफ है, हासिल करने में नाकाम रही है। और मेरा जो सबसे बड़ा खदशा ये है कि हुकूमत जो है वो सॉफ्ट जा रही है। अभी तक ये कोशिश जरूर करेंगे कुछ ना कुछ उनके ऊपर जुर्माने लगा दिए जाए। एज ऑफ टुडे जब आप और मैं बात कर रहे हैं 1 भी रुपए का उनके ऊपर जुर्माना नहीं लगा। ये जितना बड़ा इशू था डार साहब खुद फरमा चुके हैं, 8 बैंकों का तो चलो 27-28 अरब रुपए मुनाफा है। जो बाकी बैंक्स हैं जिनकी बात करते हैं कि हमने एक्सपेंड कर दिया है, टोटल मुनाफा डार साहब के बकौल उन्होंने 50 अरब रुपए से ज्यादा कमाया है। तो क्या फिर बांग्लादेश का मॉडल नहीं कर सकते थे? क्या इन बैंकों के जो ट्रेजरार्स हैं उनको हम सैक नहीं करवा सकते थे, नौकरियों से नहीं निकलवा सकते? ये कौम की तकदीर से खेले हैं। आपकी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में जितनी आपकी बिजली महंगी हो रही है, मतलब जो हुकूमत कह रही उसका सबसे बड़ा उसकी जो बेट है वो इस चीज के ऊपर है कि वो महंगाई काबू करके इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी की वेव है उसको वो शिकस्त देगी। वो अभी तक अपने कोर अहदाफ हासिल नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि साग डार साहब जैसे जो उनके माने हुए जो शख्स हैं, जो इकोनॉमी के जार समझे जाते हैं, वो आए और मामला नहीं चल रहे। मालिक साहब एक चीज आप देखिएगा पॉलिटिकल साइड की है, डार साहब इस दफा अनलाइक पास्ट वो जो इक्तदार है, वो पावर है और अथॉरिटी है, वो शेयर करके वो अपना इस वक्त वो निजाम चला रहे हैं। ये माजी में ऐसा होता नहीं था। ये चेक करने वाली बात है कि उन्होंने अपनी पावर क्यों शेयर की हुई है कुछ लोगों के साथ। किससे शेयर कर रहे हैं? किससे शेयर कर रहे हैं? डार साहब ने तो कोई चीज शेयर नहीं की, किससे शेयर कर रहे हैं? SAPM ऑन फाइनेंस आ गए तारिक बाजवा साहब, SAPM ऑन रेवेन्यू आ गए तारिक पाशा साहब, और उनकी कंसल्टेशन से ये बहुत सारे मामला इसमें चल रहे हैं। इसके ऊपर फिर डिटेल के साथ बात होगी। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, आमिर साहब आपका शुक्रिया, खासतौर पे मोहम्मद मालिक साहब का बेहद शुक्रिया, हमें और लिए उन्होंने वक्त निकाला। मुझे इजाजत, इतना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।